फिर से स्वागत है आप लोगों का याडू पोस्ट यूसी वेब एजुकेशनल चैनल पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे अंकगणित के बारे में। जैसा कि आपको पता है, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में कक्षा 6 में अंकगणित से 20 प्रश्न विभिन्न बिंदुओं पर यानी कि विभिन्न टॉपिक्स पर आधारित पूछे जाते हैं। इसका विवरण आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ आप देख लें कि किन किन टॉपिक्स से क्वेश्चन आते हैं। आप लोगों से कहना चाहूँगा कि इस चैनल पर अंकगणित और मानसिक योग्यता परीक्षण संबंधी सैकड़ों एपिसोड्स अपलोडेड हैं। आप में से बहुत ने उन एपिसोड्स को देखा होगा और जिन्होंने नहीं देखा है उनसे आग्रह है कि उन एपिसोड्स को आप जाके देखें, आपको बहुत मदद मिलेगी। और अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी में हम कुछ आपकी मदद कर सकते हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आज के क्वेश्चन को देखते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 20 इज, एंड दीज आर आवर आंसर ऑप्शंस 59, 79, 77 एंड 49। प्रश्न कह रहा है कि 20 से कम की सभी अभाज्य संख्याओं का योग होता है, और ये हमारे उत्तर विकल्प हैं 59, 79, 77 और 49। तो चलिए इसको हल करते हैं, लेकिन हल करने से पहले पिछले कई एपिसोड्स में हमने प्राइम नंबर्स क्या होते हैं इसके बारे में बताया है। चलो फिर एक बार बता देते हैं। प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या है, वो संख्या है जो या तो सेल्फ डिवाइडिंग होता है यानी खुद से वो विभाजित होते हैं, या वो डिवाइडेड बाय 1 यानी कि उसके दो ही फैक्टर होते हैं, या तो एक या वो सेल्फ नंबर यानी कि वो संख्या खुद। अभाज्य संख्या वो संख्या है जो या तो स्वयं से विभाजित होती है या सिर्फ एक से विभाजित होती है, उनका कोई तीसरा फैक्टर नहीं होता। अब अगर हम 1 से 20 तक की संख्या को देखेंगे तो हमें जो संख्याएं अभाज्य मिलेगी वो है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। ये संख्याएं क्या है? अभाज्य है और 20 से कम है। तो प्रश्न कह रहा है कि इनका सम क्या होगा, इनका कुल योग कितना होगा। तो हम सबका सम निकालने के लिए क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। तो 2 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 11 जोड़ 13 जोड़ 17 जोड़ 19। 2, 3, 5, 5 10 हुआ, 7 और 11 18 हुआ, और 17 और 13 30 हुआ। ठीक है, तो 10, 18, 10, 28, 28 और 30 58, और उसमें हमने 19 जोड़ दिया 77। यानी कि 20 से कम की सभी अभाज्य संख्याओं का कुल योग कितना होगा? 77, 77। तो हमारा उत्तर कहाँ पर है? यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा? सी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। What sum of money will amount to rupees 1170 in 3 years at 10% per annum simple interest? And our answer options are rupees 850, rupees 900, rupees 950 और rupees 1000। प्रश्न कह रहा है कि वो कौन सी राशि है जो 10% वार्षिक ब्याज साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 1170 रुपये हो जाएगी। और ये हमारे उत्तर विकल्प दिए गए हैं 850, 900, 950 और 1000 रुपये। तो चलिए इसको हल करते हैं। माना कि वो राशि है x, लेट द मनी बी x, देन अमाउंट, सिंस द मनी इज x इट मीन्स द प्रिंसिपल इज x। अगर हमने मनी माना यानी कि रुपया माना कि वो राशि x है, यानी कि हम मान रहे हैं कि वो मूलधन क्या है? x है। और आपको पता है अमाउंट यानी मिश्रधन माइनस मूलधन बराबर क्या होता है? इंटरेस्ट, यानी कि इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो वही मैंने किया, अमाउंट माइनस एक्स इज इक्वल टू, अब अमाउंट माइनस एक्स क्या होता है? इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? PRT अपॉन 100। अब चलिए एक्स यहाँ पर क्या है? प्रिंसिपल, और अमाउंट यहाँ पर क्या है? 1170। तो 1170 माइनस एक्स इज इक्वल टू, फिर हो गया PRT यानी P हो गया एक्स, आर क्या है यानी दर क्या है? 10%, और टी क्या है? 3 ईयर्स। तो हमने लिख दिया x इंटू 3 इंटू 10 अपॉन 100, तो लिख दिया 100। यानी कि 1170
घटे x बराबर, अब इसको आप काटोगे तो आएगा 3x/10 यानी कि 3x/10। अब यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, ठीक है। तो 1170 गुने 10 घटे 10x बराबर 3x, 1170 इंटू 10 माइनस 10x इज इक्वल टू 3x। अब ये देखो 1170 को अगर हम 10 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 11,700 इज इक्वल टू, अब ये 10x इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 13x। तो x इज इक्वल टू 11,700/13 यानी कि x बराबर 11,700/13, और इसको आप जब डिवाइड करोगे तो आएगा 900, यानी कि वो जो मनी है वो 900 रुपीज है, जो आफ्टर 3 years एट दी रेट ऑफ 10% पर एनम वो क्या हो जाएगा 1170, यानी कि 900 रुपये की राशि 3 वर्ष में 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 1170 रुपये हो जाएगी। इसलिए हमारा उत्तर क्या है 900, और वो हमारे विकल्प में कहाँ पर है, यहाँ। तो सही विकल्प हमारा क्या होगा, बी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। The HCF of 42, 70, 98 and 126 is, and these are our answer options 2, 6, 7 and 40। ठीक है, यानी कि 42, 70, 98 और 126 का महत्तम समापवर्त है क्या। हमारे उत्तर विकल्प कौन कौन से हैं, 2, 6, 7 और 14। ठीक है, यानी कि हमें क्या निकालना है, महत्तम समापवर्त किन अंकों का, किन संख्याओं का, 42, 70, 98 और 126 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो चलिए हम फैक्टर पहले निकाल लेते हैं। 42 को आप 2 हिस्से में पहले विभाजित करो तो 2 गुने 21, ठीक है। अब 21 को हम और विभाजित करते हैं, फर्दर इसका फैक्टर निकालते हैं तो 7 3 जा 21, तो हमने लिख दिया 21 के बदले 3 इंटू 7। तो अब 42 को हम कैसे लिख सकते हैं, 42 को 2 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। उसी तरह से 70 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 35, और फिर 35 को कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 7। तो 70 को कैसे लिख सकते हैं, 2 गुने 5 गुने 7, ठीक है। उसी तरह से 98 को हम कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 49, और 49 को फिर हम डिवाइड करेंगे तो 7 इंटू 7। तो 98 को कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 7 इंटू 7। इसी तरह से 126 को हम लिखेंगे 2 इंटू 63, और 63 को फर्दर हम इसका फैक्टर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 7 इंटू 9। तो हम 126 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 7 इंटू 9। अब इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें पता करना है, यानी HCF करना है। ये देखो सबसे पहले यहाँ जो हाईएस्ट कॉमन है वो क्या है, 7। क्या है, 7। लेकिन क्या 7 लिखना हमारा सही होगा, नहीं, इसलिए कि 2 भी तो फिर सब में कॉमन है। तो आप क्या करो, 2 और 7 को गुना कर दो, तो 7 दूनी 14, और ये 3 है तो इसका एक फैक्टर 3 हुआ, दूसरा फैक्टर क्या हुआ 14। एक फैक्टर इसका फिर यहाँ पर क्या होगा 5, और दूसरा फैक्टर क्या होगा 14। एक फैक्टर फिर यहाँ क्या होगा 7, और दूसरा फैक्टर क्या होगा 14। फिर एक फैक्टर क्या होगा इसका 9, और दूसरा फैक्टर क्या होगा 14। आप देखो फिर एक बार 14 सब में कॉमन है, और उसके दूसरे फैक्टर से 3, 5, 7 और 9। अब बताओ इनमें कौन सबसे बड़ा है, और सब में कॉमन है तो 14 सबसे बड़ा है फैक्टर्स में, और ये सारी संख्याओं में कॉमन है, इसलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समापवर्त क्या हुआ 14। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर कहाँ पर है, यहाँ पर है। हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतिम प्रश्न, Which of the following number is divisible by 11? And our answer options are these numbers। ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी पूरी पूरी, और ये हमारे उत्तर विकल्प ABCD में दिए गए हैं। अब इसको बड़ी इंटरेस्टिंग वे में हम सॉल्व करने जा रहे हैं, अब जरा गौर से देखना। ये देखो हमने क्या किया, उन संख्याओं को लिख लिया, ये जो ऊपर में विकल्प ABCD है ये सारे, यहाँ पर हमने A, B, C और D सारे विकल्प वाली संख्याएं लिख दी। अब चलो इसको करते हैं। इसमें करना क्या है, जैसे ये 7 है तो प्लस से शुरू करेंगे, +7 -2 +5 -9 +4 -8 +3 -3। फिर ऐसे ही
इसको कैसे लिख लेंगे, +9 - 8, यानी एक को आप प्लस लिखो, अगले को माइनस, फिर उसके बाद प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसे ही सभी संख्याओं को हमने ऐसे लिख लिया। अब सारे प्लस को आप एक साथ रख लो, तो ये हो गया +19 - 22। अब ये क्या हो जाएगा, +18 - 29, ये क्या हो जाएगा, +17 - 18, और ये क्या हो जाएगा, +24 - 20। आप इसको जोड़ लेना, यानी कि प्लस वाले सारे नंबर्स को एक साथ रख दिया और माइनस वाले सारे नंबर्स को एक साथ रख दिया, ठीक है। तो इसको आप जब जोड़ोगे, यानी कि 19 - 22 बराबर -3, 18 - 29 बराबर -11, 17 - 18 बराबर -1 एंड 24 - 20 = 4, ठीक है। अब 19 में से 22 घटाया तो -3, क्या -3 11 से विभाजित होगा, नहीं होगा। अब चलो 17 में से 18 घटाया तो -1, क्या -1 11 से विभाजित होगा, नहीं होगा। 24 में से 20 घटाया तो 4, तो क्या 4 11 से विभाजित होगा, नहीं होगा। यानी कि ये तीन संख्याएं 11 से विभाजित नहीं होती, सिर्फ एक संख्या है, यानी कि ये -11 यानी -11 से विभाजित हो जाती है, यानी कि -11/11 बराबर -1, यानी कि पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। तो जिन संख्याओं में इस तरह के जो हम योग निकालते हैं, वो योग यदि 11 से विभाजित हो जाते हो तो वो संख्या भी 11 से विभाजित हो जाएगी। अब ये -11 चूंकि 11 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती है ये संख्या, तो इसका मतलब ये संख्या भी क्या होगी, 11 से विभाजित हो जाएगी। और ये हमारे आंसर ऑप्शन में कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो हमारा सही आंसर ऑप्शन क्या होगा, बी, अर्थात ये वो संख्या है जो 11 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। तो दोस्तों आज के क्लास में बस इतना ही। आशा है आप लोगों ने कुछ सीखा होगा। अगर आपको लगता है कि आपको यहाँ आसानी से और आपकी सरल भाषा में आपको समझाया जा सकता है या जा रहा है, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ साथ पढ़ने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप लोगों से अगले